अस्सलामुअलैकुम। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे हयात व खिदमात राजेंद्र सिंह बेदी। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि राजेंद्र सिंह बेदी एक मुमताज़ अफसाना निगार हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उर्दू से रिलेटिव, तो उन एग्ज़ाम में इनके बारे में पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट हो या DSSB हो या फिर बिहार में जो टीचर की भर्ती निकल रही है बीपीएससी की, उसमें हो। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल AS पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी का असल नाम था राजेंद्र सिंह बेदी। उनके वालिद का नाम था हीरा सिंह बेदी, वालिदा का नाम था सेवादई। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 को सियालकोट में हुई और वफ़ात 11 नवंबर 1984 को मुंबई में हुई। मतलब राजेंद्र सिंह बेदी जो पैदा हुए थे वो 1 सितंबर 1915 को सियालकोट में, सियालकोट शहर इस वक्त पाकिस्तान में है, तो वहीं पैदा हुए थे। दोस्तों, आप लोगों ने इस्मत चुगताई का नाम सुना होगा, जो एक मारूफ अफसाना निगार और नावल निगार हैं, गुजरी हैं। उनकी पैदाइश भी 1915 में हुई थी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश भी 1915 में और इस्मत चुगताई की पैदाइश भी 1915 में, लेकिन इस्मत चुगताई की वफ़ात जो है वो 1991 में हुई थी और राजेंद्र सिंह बेदी की 1984 में हुई है। इसी तरह से एक शायर गुजरे हैं अख्तरुल ईमान, तो अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई है 1915 में। अख्तरुल ईमान की भी पैदाइश 1915 में हुई है, लेकिन उनकी वफ़ात हुई है 1996 में। तो अब अगर आप लोग एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा। मतलब आपको ये याद हो गया कि 3 ऐसे मारूफ अदीब गुजरे हैं जिनकी पैदाइश 1915 में हुई है। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1915 में, इस्मत चुगताई की पैदाइश 1915 में, और जो कुछ शायर गुजरे हैं अख्तरुल ईमान, उनकी पैदाइश 1915 में। लेकिन तीनों के वफ़ात में फ़र्क है। राजेंद्र सिंह बेदी 1984 में पैदा हुए, इंतकाल हुआ इनका। इस्मत चुगताई का 1991 में और अख्तरुल ईमान का 1996 में। तो आप एक दूसरे से जोड़ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। उन्होंने ज़िंदगी का इब्तिदाई ज़माना लाहौर में गुजारा, जहां उन्होंने उर्दू तालीम हासिल की। मतलब राजेंद्र सिंह बेदी पैदा तो सियालकोट में हुए थे, लेकिन बचपना इनका लाहौर में गुजरा, वहीं पर इन्होंने उर्दू की तालीम हासिल की। राजेंद्र सिंह बेदी एक मुमताज़ अफसाना निगार हैं। चलिए पढ़ते हैं अफसाना के बारे में। अफसाना क्या है उसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। अफसाना अदब की नसरी सिन्फ है। लुगत के एतबार से अफसाना छोटी कहानी या किस्से को कहते हैं। अफसाना ज़िंदगी का एक जुज़ पेश करता है, जबकि नावल पूरी ज़िंदगी को पेश करता है। मतलब अफसाना के अंदर जो है ज़िंदगी का किसी एक हिस्से को जो है अफसाना निगार पेश करता है, जबकि नावल पूरी ज़िंदगी का अहाता करता है। अफसाना और नावल में वहदत तअस्सुर और तिवालत का फ़र्क होता है। मतलब अफसाना की जो खसूसियत है वहदत तअस्सुर है, और नावल की खसूसियत है वो तिवालत है, मतलब वो तवील होती है नावल। अफसाना एक ऐसा बयानिया सिन्फ है जो इतनी मुख्तसर हो कि एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके। मतलब अफसाना, जिस तरह आपने सुना होगा कि दास्तानें जो हैं वो कई कई हफ्तों तक पढ़ी जाती हैं। इसी तरह से नावल जो है कई कई दिन में पढ़ पाते हैं लोग, लेकिन ये अफसाना जो है ये एक ही नशिस्त में आप पढ़ सकते हैं। अफसाना के अज्ज़ाई तरकीबी, मतलब अफसाना की जो अज्ज़ाई तरकीबी हैं ये क्या क्या है, ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनमें से अफसाना के अज्ज़ाई तरकीबी क्या है क्या नहीं है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा जो कसीदे के कितने जुज़ हैं, 5 जुज़ हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह, हुस्न तलब, दुआ। उसी तरह से जो आपने मरसिया के पढ़े होंगे 8 जुज़, है ना। उसी तरह से अफसाना के अज्ज़ाई तरकीबी देख लेते हैं हम लोग। तो अफसाना के अज्ज़ाई तरकीबी है, नंबर 1 है किरदार। मतलब किरदार नहीं होगा तो आप कहानी कैसे लिखेंगे, तो कहानी में किरदार का होना ज़रूरी है। नंबर 2 है प्लाट। मतलब प्लाट की खूबी ये है कि उसको कहानी को मुनज़्ज़म तरीक़े से पेश करे। नंबर 3 है उसलूब। यानी उसलूब मतलब यानी ये कि उस अफसाना निगार का तरीक़ा क्या है लिखने का। अफसाना ऐसा लिखना चाहिए कि उस अफसाने की ज़बान सादी हो, ताकि पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ आ जाए। नंबर 4 पे है माहौल। मतलब वो अफसाना का माहौल है, किस माहौल में लिखा गया है।
नंबर 5 है नुक्ता नज़र, मतलब उस अफसाना निगार का मकसद क्या अफसाना लिखने का। नंबर 6 आगाज़ व इख्तिताम, आगाज़ मतलब ये है कि जब कारी अफसाना पढ़ना शुरू करे, जब कारी उस अफसाने को पढ़ना शुरू करे तो फ़ौरन जो है उस अफसाने की तरफ जो है वो दिलचस्पी पैदा कर ले, फ़ौरन उस अफसाने की तरफ खींचा चला जाए, ये आगाज़ का मतलब है। इख्तिताम का मतलब ये है कि जब अफसाना ख़त्म हो तो अफसाना जो है अपना असर छोड़ जाए कारी के ऊपर। नंबर 7 है वहदत तअस्सुर, ये तो बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, वहदत तअस्सुर, ये अफसाना के वहदत तअस्सुर है। बेदी की शादी 1934 में सोमावती उर्फ सतवंत कौर से हुई, मतलब बेदी की जो शादी हुई थी सोमावती नाम की लड़की से हुई थी जिसका उर्फी नाम था सतवंत कौर। 1947 में तकसीम हिंद के बाद वो मुंबई आ गए और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए थे। इन्होंने 1992 में फिल्म दाग की स्क्रिप्ट लिखी। किन्होंने? राजेंद्र सिंह बेदी ने। राजेंद्र सिंह बेदी ने 1992 में फिल्म दाग आई थी ना, फिल्म दाग, उनकी स्क्रिप्ट लिखी थी इन्होंने, जिससे इनको शोहरत मिली। इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के मुकालमे लिखे, मतलब राजेंद्र सिंह बेदी जो है ये फिल्मी दुनिया से भी जुड़े हुए थे, इन्होंने कई फिल्मों के मुकालमे लिखे हैं, कुछ फिल्में भी बनाई हैं इन्होंने। इनका जो एक नावल है एक चादर मैली सी, उसके ऊपर भी फिल्म बनाई है इन्होंने, वो आगे आएगा अभी। दोस्तों मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेहरबानी होगी, मेरी हौसला अफजाई होगी ताकि इस तरह की वीडियो मैं और लाता रहूं। बेदी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 में हुआ। इब्तिदा में उन्होंने मोहसिन लाहौरी के नाम से अंग्रेज़ी और उर्दू में नज़्में और अफसाने लिखे। हाँ देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी जो है शुरू में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे, बाद में राजेंद्र सिंह बेदी के नाम से लिखना शुरू किया। तो जब राजेंद्र सिंह बेदी के नाम से लिखना शुरू किया तो पहली कहानी थी दुख सुख। तो दुख सुख कहानी जो है फ़ारसी रस्मुल ख़त में पंजाबी ज़बान के रिसाले सारंग में शाये हुआ था। रिसाला जो निकलता था पंजाबी ज़बान का, सारंग उसमें शाये हुआ था। बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा है, जो रिसाला अदबी दुनिया लाहौर में 1937 में शाये हुआ। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया है कि बेदी का पहला अफसाना कौन है, तो वह है महारानी का तोहफ़ा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और ये उर्दू का भी सबसे पहला अफसाना है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। कुछ लोग कहते हैं नसीर और खदीजा, राशिदुल खैरी की जो नसीर और खदीजा उसको भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो मुंशी प्रेमचंद का है अफसाना, उसको कहते हैं कि ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है। और मुंशी प्रेमचंद का भी पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। बेदी का पहला अफसाना क्या है? महारानी का तोहफ़ा। और सादत हसन मंटू का पहला अफसाना कौन सा है? तमाशा। देखिए दोस्तों, मतलब कुछ चीज़ें जो सबको पता होती है, लेकिन एग्ज़ाम में कंपटीशन में वही आगे निकलता है जिसको बारीकी से बारीकी बातें पता होती है, वही एग्ज़ाम क्लियर करता है। समझ रहे हैं ना? तो मंटू का पहला अफसाना तमाशा, बेदी का महारानी का तोहफ़ा, मुंशी प्रेमचंद का दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का इकलौता नावल है जो रिसाला नकूश में 1960 में 2 किस्तों में शाये हुआ था। दोस्तों ये राजेंद्र सिंह बेदी ने एक ही नावल लिखा, इसको एक चादर मैली सी को नावल भी कहते हैं, कुछ लोग नावल कहते हैं क्योंकि नावल इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, ये 150 करीब सफ़हात पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको नावल भी कहते हैं लोग। तो राजेंद्र सिंह बेदी ने इस नावल को लिखा है। 1960 में ये 2 किस्तों में शाये हुआ था रिसाला नकूश में। रिसाला नकूश जो है ये लाहौर से निकलता था। किताबी सूरत में 1962 में मकतबा जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। मतलब ये एक चादर मैली सी जो है पहले रिसाला नकूश में किस्तों में शाये हुआ 1960 में, फिर 1962 में मकतबा जामिया से शाये हुआ। एक चादर मैली सी पर पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल और हिंदुस्तान में एक चादर मैली सी के नाम पर फिल्म बनी है। मतलब ये जो ये नावल है ना एक चादर मैली सी, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। पाकिस्तान में जो फिल्म बनी उस फिल्म का नाम था मुट्ठी भर चावल,
और हिंदुस्तान में जो बनी उसका नाम था एक चादर मैली सी। नावल का नाम भी एक चादर मैली सी, उसके ऊपर जो फिल्म बनी उसका भी नाम एक चादर मैली सी। एक चादर मैली सी पंजाब के देही जिंदगी के पस मंज़र में लिखा गया है। मतलब एक पस मंज़र होता है ना, जैसे मुंशी प्रेमचंद ज़्यादातर गांव देहात के पस मंज़र में कहानियाँ लिखते थे, जैसे गौदान है, कफन है, ये सब गांव के पस मंज़र में है। इसी तरह से एक चादर मैली सी जो है पंजाब के पस मंज़र में लिखा गया है। रिसाला नकुश लाहौर से शाये होता था। राजेंद्र सिंह बेदी का अधूरा नावल नमक है। मैंने बताया ना कि राजेंद्र सिंह बेदी ने सिर्फ एक ही नावल लिखा है, या नावल के बोलिए एक चादर मैली सी। इसी तरह से सादत हसन मंटू ने भी बस एक ही नावल लिखा है, उस नावल का नाम था बगैर उन्वान के। राजेंद्र सिंह बेदी का भी एक ही नावल है, एक चादर मैली सी, और सादत हसन मंटू ने भी एक ही नावल लिखा है, वो है बगैर उन्वान के। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ दाना व दाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ दाना व दाम। आपने पढ़ा होगा कि सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ क्या था? आतिश पारे। सादत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ आतिश पारे। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ सोज़े वतन, जो 1908 में शाये हुआ था और जिसको अंग्रेजी हुकूमत ने जला भी दिया था। तो बेदी का पहला अफसानी मजमुआ कौन सा? दाना व दाम। मंटू का आतिश पारे, मुंशी प्रेमचंद का सोज़े वतन। तो दाना व दाम जो है 1939 में मंजर आम पर आया। और बेदी का दूसरा मजमुआ अफसानी मजमुआ गरहन, जो 1943 में शाये हुआ। उनका मशहूर उर्दू नावल एक चादर मैली सी का अंग्रेजी में आई टेक दिस वुमेन के नाम से तर्जमा किया गया। मतलब एक चादर मैली सी का अंग्रेजी तर्जमा किया गया था, उस अंग्रेजी तर्जमा का नाम था आई टेक दिस वुमेन। बेदी को एक चादर मैली सी के एवज साहित्य अकेडमी अवार्ड से 1965 में नवाजा गया। मतलब राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है एक चादर मैली सी लिखने पर। एक चादर मैली सी का हिंदी, कश्मीरी और बंगाली जबान में तर्जमा किया गया। मतलब एक चादर मैली सी तो उर्दू में थी, लेकिन उसका हिंदी में, कश्मीरी में, बंगाली जबान में तर्जमा किया गया। हुकूमत पंजाब ने उनकी याद में राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड के नाम से एजाज़ देती है। मतलब पंजाब की जो हुकूमत है वो एक अवार्ड देती है, राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड। जो लोग उर्दू ज़बान में अपना योगदान देते हैं, अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, उनको राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड देती है पंजाब हुकूमत। जिस तरह से इकबाल सम्मान अवार्ड मध्य प्रदेश हुकूमत देती है, जो मध्य प्रदेश का साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, उसी तरह से पंजाब हुकूमत जो है राजेंद्र सिंह बेदी अवार्ड देती है उर्दू में खिदमत देने वालों के लिए। दोस्तों, आप पढ़ लेते हैं कुछ राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए। इनके जो अफसानी मजमूए हैं उनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो देख लीजिए ज़रा आप लोग। नंबर 1 है दाना व दाम। इनका अफसानी मजमुआ दाना व दाम, जो आपने ऊपर पढ़ा अभी, उसमें 14 अफसाने थे। ये लाहौर से शाये हुआ था 1939 में। दूसरा अफसानी मजमुआ इनका गरहन, इसमें भी 14 अफसाने, लाहौर से शाये हुआ 1942 में। तीसरा अफसानी मजमुआ कोक जली, 13 अफसाने, मुंबई से शाये हुआ 1949 में। आप इस तरह भी याद रखेंगे, जब ये 1947 में तकसीम हिंद के बाद इंडिया आ गए थे, तो फिर 1949 में मुंबई से शाये हुआ। नंबर 4 अपने दुख मुझे दे दो, इसमें 9 अफसाने हैं, 1965 में शाये हुआ। नंबर 5 हाथ हमारे कलम हुए, 10 अफसाने 1974 में। मुक्ति बूद 6 अफसाने 1982 में। ये सारे जो है ना, ये अफसानवी मजमुए हैं, अफसाना नहीं है ये अफसानवी मजमुए हैं। इनमें इतने अफसाने हैं और इस ईयर में इधर ये शाये हुआ था। ये आप याद कर लीजिए। इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि दाना व दाम किनका अफसानी मजमुआ है, कोक जली किनका अफसानी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो ये एक अफसानवी मजमुआ भी है और ये एक अफसाना भी है। अभी आगे आएगा, देखेंगे आप लोग। राजेंद्र सिंह बेदी के कुछ मशहूर अफसाने, मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि अफसानवी मजमुआ, ठीक है ना, लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनके मशहूर अफसाने जो कि सब उसमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो यूजी नेट का हो या बिहार में जो बीपीएससी टीचर बहाली हो रही है इस वक्त, उसमें भी ये सब पूछा जाता है। तो इनका मशहूर अफसाना भोला अफसाना जो है बहुत मशहूर है। इसी तरह से गरम कोट, क्वारंटीन आपने लॉकडाउन में बहुत सुना होगा, लोग 14-15 दिन के लिए बंद हो जाते थे, हालांकि ये क्वारंटीन तो बहुत पहले इन्होंने लिख दिया था, अफसाना था। ख्वाजा सरा, गुलामी,
कोक जली, एक औरत, नामुराद, आखिरी स्टेशन, लाजोनती, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता, कई बार पूछा गया। अपने दुख मुझे दे दो, ये भी कई बार पूछा गया। लंबी लड़की, आईने के सामने, मुक्तिबूत, बिल्ली का बच्चा, चश्मे बद्दूर, ये बद्दूर है लास्ट में रहा है, चश्मे बद्दूर, और एक बाप बिकाऊ है। ये सारे जो इनके मशहूर अफसाने हैं, ये समझिए कि इनके तो बहुत सारे अफसाने हैं, आपने ऊपर देखा ना, एक एक अफसाने मजमू में 14 हैं, लेकिन ये वो हैं जिनको आप याद ही कर लीजिए, इनमें से कोई ना कोई ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब चलते हैं, कुछ ऐसे भी अफसाने हैं जो किसी भी अफसाने मजमूए में शामिल नहीं हैं, मतलब इनके जो अफसाने मजमूए हैं उनमें ये सब अफसाने नहीं हैं जो मंदरजा झेल हैं। जैसे महारानी का तोहफ़ा, ये इनका जो सबसे पहला अफसाना है, ये किसी भी अफसाने मजमुआ में नहीं है। इसी तरह से खुद गर्ज है, इसी तरह से मुस्बत और मनफी है, इसी तरह से नागुफ्ता बे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं नाविल एक चादर मैली सी के मरकज़ी किरदार। मतलब इनकी जो नाविल, इनका जो नाविल है ना, एक चादर मैली सी या नाविल तो बोलिए जो भी, उनके मरकज़ी किरदार से सवाल आते हैं कि ये नाम दे देगा आपको, आप पूछ लेगा कि ये किरदार किस नाविल का है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रा देख लीजिए। हालांकि देखिए किरदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने 3-4 ही लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मरकज़ी किरदार है जिनसे सवाल बनते हैं, तो इनको तो आप याद कर लीजिएगा। नंबर 1 पर आता है रानू। रानू जो है ये एक चादर मैली सी की हीरोइन है और इस नावल का सबसे मुतहर्रिक किरदार है। मतलब एक चादर मैली सी में जो रानू नाम की लड़की है, ये इस नावल की जो है हीरोइन है और मुतहर्रिक किरदार है, सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक है। तुलुका, ये समझिए इस अफसाना का हीरो है, समझिए इस रानू का शौहर है ये तुलुका। रानू का पहला शौहर है जिसका कत्ल कर दिया जाता है। जब आप अफसाना पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी वजह से तुलुका का कत्ल कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता। वजह क्या थी? वजह यह है कि तुलुका जो है, रानू जो है गरीब परिवार की थी, तो किसी तरह से उनके माँ बाप ने मुफलिसी की हालत में इस तुलुका से इनकी शादी कर दी। तुलुका जो है यक्काबान चलाता है और शराब नोशी का आदी रहता है। ये तुलुका बहुत शराब पीता है, उससे रानू जो है शराब से बहुत नफरत करती है। तो तुलुका जो है एक तो शराबी होता है, दूसरा इसका ये काम ये करता है कि ये जो नीचे देख रहे हैं आप, ये भी एक इम्पोर्टेंट किरदार है, चौधरी मेहरबान दास। नावल एक चादर मैली सी में चौधरी मेहरबान दास जो है, ये एक जो है वहाँ रईस होता है, पैसे वाला होता है। तो इसके लिए जो है ये तुलुका जो है ना, ये तुलुका इसके लिए लड़कियां लाता है, चौधरी मेहरबान दास के लिए। कि एक दिन ये होता क्या है कि एक दिन तुलुका जो है, ये सब उस कहानी के किरदार में आपको खुलासा बता रहा हूँ छोटा थोड़ा सा, कि तुलुका जो है एक ऐसी लड़की को ले आता है। जब उस लड़की को लाता है तो उस लड़की के भाई को पता चल जाता है, तो वो लड़की का भाई जो है इस तुलुका का कत्ल कर देता है कि यही जो है मेरी बहन को वहाँ इसके पास ले गया था। तो जब वो आदमी तुलुका का कत्ल कर देता है तो रानू बेवा हो जाती है। जब रानू बेवा हो जाती है तो ये देखिए नीचे मंगल, ये भी एक किरदार है, बहुत इम्पोर्टेंट किरदार। तो तुलुका का छोटा भाई होता है मंगल, तुलुका का छोटा भाई है जिससे रानू की शादी होती है तुलुका के इंतकाल के बाद। मतलब जब तुलुका का कत्ल कर देता है ना, तो गांव वाले लोग और जो रिश्तेदार होते हैं वो मंगल से बोलते हैं तेरी भाभी है तो इससे शादी कर ले। तो ये किसी तरह से जो है एक रस्म चलता है पंजाब में, उनके ऊपर एक चादर डाल देता रानू के ऊपर और ये दोनों मियाँ बीवी बन जाते हैं। लेकिन मंगल जो है वो तो इतने दिनों से इनके भाभी मानता था, भाभी थी, लेकिन जब भाई का इंतकाल हो जाता है तो लोगों के दबाव में आकर ये शादी तो कर लेता है, लेकिन दिल से बीवी नहीं मानता, दिल से वो उसको भाभी ही समझता रहता, कभी उससे जो सोहबत नहीं करता है या बीवी जो होता प्यार मोहब्बत वो नहीं करता है। फिर क्या होता है कि कहानी में आता है ट्विस्ट। ये रानू जो है, ये रानू देख पहले बहुत शराब से नफरत करती थी। जब तुलुका इसका पहला शौहर शराब पीता था उस टाइम रानू शराब से बहुत नफरत करती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये रानू जो है इस मंगल को, जब मंगल से शादी हो जाती है तुलुका के मरने के बाद, अपने देवर से जब शादी होती है और वो देखती है कि मंगल मुझे जो है बीवी की तरह से, मतलब बीवी नहीं समझता है, मतलब उसको एहसास हो जाता है कि बस दुनिया वालों की नज़र में मेरे को बीवी बना रखा, लेकिन जो बीवी का प्यार होता वो नहीं दे रहा मुझे। तो एक दिन ये शराब इसको पिला देती है मंगल को, और फिर शराब की हालत में मंगल जो है, पास में तो रानू ही होती है, रानू को पता होता है पास में मैं ही रहूँगी, तो फिर मंगल जो है रानू से सोहबत कर लेता है, मतलब मिल लेता है। फिर जब एक बार मिल लेता है उसके बाद फिर उसको बीवी की तरह जाने लगता है।
तो देखिए खुलासा कलाम ये है कि रानू जिस शराब से नफरत करती थी उसी शराब के ज़रिए उसी शराब को बरोए कार लाकर उस शराब की मदद से मंगल को अपना लेती है। ठीक है, तो ये एक चादर मैली सी का मरकजी किरदार है रानू, तुलुका, मंगल, चौधरी मेहरबान दास। इनको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों मेरे इस चैनल को इस पॉइंट पर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। शुक्रिया दोस्तों।